गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम कई क्लासेस यहाँ पर केमिस्ट्री के पढ़ा चुके हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता देते हैं, यहाँ पर आपको 12th का कंटेंट मिल जाएगा इस चैनल पर। इसमें यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के आपको जितने भी सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने स्टार्ट करा है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाना भी। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री हमने शुरू भी कर दिया है, कई क्लासेस इसके हो भी चुके हैं। आज का क्लास और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और फिजिक्स की रही बात तो वो भी आने वाले टाइम पर आपको उसका भी क्लासेस मिलने लगेंगे। फिलहाल आज केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में आज हमारा 6th क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा था वीक इंटरेक्शन, फर्स्ट यूनिट हम यहाँ पर चला रहे हैं। तो वीक इंटरेक्शन में हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स, ये है टॉपिक हमारा। इससे पहले क्लास में हमने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बता दिया था। क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एक होती है इंट्रा। इंटर वाली में क्या होता है, हमारा 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन इंटर वाली में एक ही मॉलिक्यूल होता है, उनके बीच ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सब हमने डिटेल आपको बता दिया था पिछले क्लास में। अगर आप चाहें तो पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपने 12th में ही ये क्वेश्चन सुना होगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो वाटर है यानी H2O वो लिक्विड है और जो हमारा H2S जो है वो गैस है, ऐसा क्यों होता है। तो ये कारण इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारा जो खेल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही होता है। तो आज का इसी में हम आपको यही बताएंगे, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। क्या होता है, प्रभाव, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उस पर प्रभाव बताए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रभाव बताया जाएगा किस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। ठीक है, फिजिकल यानी कि भौतिक, प्रॉपर्टीज को बोलते हैं गुण ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी जो भी प्रॉपर्टीज जो होंगी उनके जो कंपोनेंट्स होंगे वहाँ के, यहाँ पर हम क्या बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट बताएंगे। कई सारे होते हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आप ये हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे फिजिकल स्टेट। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल हो रहेंगे आपके लिए आने वाले टाइम में। जो भी अगर आप किसी को पढ़ाना भी चाहते हैं, अगर आप बीएससी के बाद भी, तो भी आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो नोट्स हैं ये देखिए यहाँ पर वो सब आपको मिल जाएगा जो भी आप इंटर तक पढ़ कर आए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करना है। वो नोट्स आपके एग्जाम में भी काम आएंगे। और अच्छे से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं आने वाले टाइम पे, अगर आप पढ़ाना भी चाहते हैं तो भी ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपको वैसे भी हम सब कुछ बता ही देते हैं, कुछ अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये हेडिंग डाल देनी है जो हमने आपको बताई थी। उसके बाद फिजिकल स्टेट, पहला पॉइंट इसका रहेगा इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट को हम बोलते हैं हिंदी में भौतिक अवस्था। फिजिकल यानी भौतिक, स्टेट यानी अवस्था। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में 3 तरीके की अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 3 तरीके की अवस्था होती है। एक होती है ठोस, फिर होता है द्रव, ठीक है, उसके बाद थर्ड होती है हमारी गैस। यही तो 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी स्टेट्स होती हैं। इंग्लिश में कहें तो ठोस को सॉलिड, ठीक है, गैस को लिक्विड और द्रव को लिक्विड और गैस को तो गैस ही कहते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स होती हैं। फिलहाल अगर मुख्य रूप से बात करें तो यही 3 होती हैं, लेकिन 2 और होती है, वो भी आपने पढ़ी होगी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा वाली वो सारी। लेकिन जो मेन होती हैं 3 वो यही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपको पता होना चाहिए, 9th का टॉपिक है ये, तो पता होगा। अब यहाँ पर नहीं पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, समझा देते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो जो ठोस होता है उसके अणु जो होते हैं बहुत पास होते हैं। क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक पदार्थ बना दें,
तो इस पदार्थ में देखिए, अगर हम इस जो अगर ठोस की बात करें तो बहुत पास पास इसके अणु होते हैं, इस तरीके से कुछ पूरा ये जो है बिल्कुल इतने करीब होते हैं कि बहुत ज़्यादा इनमें जो आकर्षण बल होता है बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव की क्या होते हैं अणु, इसकी ठोस की तुलना में थोड़े से दूर हो जाएंगे। जैसे ये है, यहाँ पर बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया, इसकी तुलना में थोड़ा सा ये दूर रहेगा। लेकिन जो गैस के अणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। एक मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो इतना समझ में आ गया, ये हमने ठोस के अणु बता दिए, यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं जिस सॉलिड के बहुत पास पास होते हैं, जो लिक्विड होता है उसके ठोस की तुलना में जो होते हैं वो कम होते, मतलब थोड़ा सा दूर होते हैं। लेकिन जो गैस के होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ये सब हम यहाँ पर क्यों बता रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक बर्फ के एग्जाम्पल की, ले लीजिए। जब बर्फ होता है तो बर्फ किस स्टेट में, ठोस में है ना, सॉलिड है। जो बर्फ है आपका आइस है वो क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड होता है तभी तो पानी क्या होता है, बर्फ जम जाता है, तब बर्फ कैसे बनता है वो, क्योंकि जब वो सॉलिड स्टेट में जाता है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास आ जाते हैं और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वही हम दूर जब उसको मेल्ट करते हैं, इसको अगर आप गर्म करने रखेंगे या आप थोड़ी देर के लिए रख भी दे गर्मी में बर्फ़ को, तो वो मेल्ट हो जाता है, यानी पिघल जाता है। तो क्या होता है, वो लिक्विड बन जाता है, यानी पानी बन जाता है। पानी कैसे बनता है, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो यही पूरा सिस्टम होता है पूरी स्टेट्स का, कि जो भी ठोस द्रव गैस है, इन पूरा खेल इन्हीं चीज़ों का है। तो यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमारा पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट, तो यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करेगा। यहाँ पर इसमें क्या होगा, हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं, जिससे इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर क्या मतलब है, जो अभी हम आपको ठोस द्रव और गैस बता रहे थे वहीं से है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब तो नहीं बताना पड़ेगा, बता चुके हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसमें क्या कहा गया कि अगर ये बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग के कारण ही जो मॉलिक्यूल्स यानी जो अणु है वो इतने ज़्यादा करीब आ जाते हैं, इतने ज़्यादा निकट आ जाते हैं कि इनकी फिजिकल स्टेट जो होती है, भौतिक अवस्था, वो चेंज यानी कि बदल जाती है। बता दिया हमने किस तरीके से बदलेगी, अभी हमने आइस का एग्जाम्पल लेके। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF लिक्विड है, HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, लिक्विड यानी कि जो है वो द्रव की अवस्था में, परंतु HCl आप यहाँ पर इस तरीके से ना लिखे, ऐसे लिखेंगे HCl, ठीक है, HBr ऐसे करके लिखेंगे, फिर HI इस तरीके से आप लिखेंगे। वहाँ पर जो है ये हमारा फॉन्ट ही ऐसा था तो इस टाइप से है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं, हमने कैपिटल में ही यहाँ पर आपको शो हो रहा है तो आप कैपिटल में लिखें। आप इसको सेंटेंस के इसमें लिखेंगे, ये जो एलिमेंट लिखे हैं वो आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हो जाएगी इसके नाम। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जो HF होता है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और लेकिन अगर इसके अदर बात करें तो HCl, HBr, HI है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसीलिए ये क्या है, गैस स्टेट में है। अब इसके बाद ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही वाटर, आप चाहे यहाँ पर वाटर लिख ले, पानी लिख लें या H2O लिख लें, बात एक ही है, क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड को लिखते हैं H2S, ठीक है, वो क्या है, हमारी गैस है। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि H2S में नहीं होती है, और जो हमारा वाटर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये क्या है, लिक्विड है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार पुटअप किया जाता है। तो आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो कि ये चीज़ गैस है और ये चीज़ क्या है, द्रव है, तो आप हमेशा इसका आंसर यही लिखेंगे कारण में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये होता है। तो आई होप पहला पॉइंट तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। अब इसका सेकंड जो हमारा इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
अब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है, देखिए मेल्टिंग का मतलब होता है गलनांक, ठीक है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उसको हिंदी में बोलते हैं गलनांक। मेल्ट का मतलब होता है कोई चीज़ कितने पे गल रही है, गलना। जैसे कि जो बर्फ़ अगर ले ले तो वो गलती है ना, गलकर क्या बनती है, पानी, तो उसको बोलेंगे बर्फ, आइस जो है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। जैसे अगर आप आइसक्रीम ले लें, अगर गर्मी में आप खा रहे हैं तो बहुत जल्दी वो मेल्ट हो जाती है, तो मेल्ट यानी कि गलना, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग का मतलब, बॉयल यानी होता है उबलना, ठीक है। क्या होता है, उबलना। नहीं पता तो आप लिख सकते हैं, अगर हिंदी में पता है तो बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। और मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि कोई वस्तु, कोई पदार्थ जो है वो कितने टेम्परेचर पर गल रहा है। और अगर हम इसकी बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो जो कोई भी पदार्थ है कितनी टेम्परेचर पर उबल रहा है, ठीक है। तो अब इस टाइप से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ इस वाले पॉइंट में क्या लिखा गया है कि अगर देखिए सब हर जगह यहाँ पर इसी की बात करी गई है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही। तो आप ये याद रखें, यहाँ पर गलती मत करिएगा, इंट्रा नहीं करिएगा, क्योंकि इंट्रा वाले में क्या होता है, केवल एक ही मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे ना, तो एक से ज़्यादा के बीच हमेशा कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ये वाली मिस्टेक तो आप बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर लिख दिया है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज यानी कि बढ़ जाता है। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किसी भी पदार्थ की, कहीं पर भी अगर होगी, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और जो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल पहला यहाँ पर देखिए, पहला एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिख रखा है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये पूरा पैरा नाइट्रोफिनॉल का, ऊपर जो यहाँ पर लाइन इस तरीके से खींची हुई है ऊपर, इसमें आप ऊपर OH जोड़ लीजिएगा, ठीक है। वो वहाँ पर दिख नहीं रहा है बट OH वहाँ पर लगेगा, क्योंकि क्या है, पैरा ये हम आपको एग्जाम्पल लिखवा भी चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता भी होना चाहिए यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल किस तरीके से आया है। पहले तो आपको फिनॉल का फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए, तभी आप इसको रटने वाला देखिए कोई काम नहीं है, आपको अच्छे से समझा देंगे किस तरीके से यहाँ पर ये लिखा गया है। क्या है फिनॉल, फिनॉल को देखिए सबसे पहले फिनॉल के लिए आपको बेंजीन पता होना चाहिए। ये जो इस तरीके से रिंग बनी होती है उसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। फॉर्मूला होता है C6H6, ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला, इस रिंग को हम बोलते हैं बेंजीन। अगर हम इसी में ऊपर OH जोड़ दें तो अगर अब ये पूरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, हमारा फिनॉल का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, फिनॉल का, ठीक है। अगर जब तक OH नहीं लगा था तब तक ये क्या थी, हमारी बेंजीन थी, बेंजीन रिंग। लेकिन अगर जब इसमें OH जुड़ गया है तो ये फिनॉल बन गया है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब आगे हम आपको बताते हैं, इतना समझ में आ गया है भाई हमको कि ये जो है वो है क्या है, हमारा फिनॉल है। अब ये पैरा नाइट्रो क्या है वो भी बता देते हैं। नाइट्रो एक ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप होता है। इस ग्रुप की पहचान क्या होती है, NO2 होता है। NO2 लगाते हैं नाइट्रो में। तो NO2 कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या है, पैरा। तो कुछ पोजीशंस होती हैं इस रिंग में, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, O से लिख सकते हैं। इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, M से लिखते हैं। और जो नीचे वाली पोजीशन होती है इसको बोलते हैं पैरा, ठीक है। पहले भी क्लास में हम बता चुके हैं, फिर से बता दिया हमने, ऑर्थो, मेटा और पैरा। कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे अगर तीनों में से कहीं पर भी जुड़ती है तो अगर ऑर्थो पर जुड़ी है तो ऑर्थो लिखते हैं, मेटा पे तो मेटा लिखते हैं, पैरा पर अगर जुड़ी है तो पैरा पर लिखते हैं। समझ में आ गया इतना। नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया हमने पैरा नाइट्रोफिनॉल। NO2 था। अब ये भाई संयोजकता वाला खेल हो गया है कि यहाँ पर दो यहाँ पर उधार दे दिए जाते हैं और यहाँ पर बॉन्डिंग पूरे करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड लग जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पहले भी क्लास में हम संयोजकता बता चुके हैं। समझ में आ गया इतना। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आप ऊपर OH लगा लेंगे, ठीक है। नीचे आप इस तरीके से दिखा देंगे। एक और हमने बनाया है पैरा नाइट्रोफिनॉल। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 2 पैरा नाइट्रोफिनॉल दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये। बताया था माइनस वाला प्लस वाले के पास हमेशा आएगा, यानी कि विपरीत
जो प्रकृति के लोग होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं। मान लिया प्लस वाला और प्लस वाला क्या कभी एक दूसरे के पास आएगा? नहीं आएगा। माइनस माइनस क्या कभी एक दूसरे के इंटरेक्ट करेगा? एक दूसरे को नहीं करेगा। लेकिन प्लस और माइनस जो है वो एक दूसरे को क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, अगर प्लस प्लस है तो ये प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस है वो भी प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन प्लस माइनस, अब देखिए दो, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो एक दूसरे की ओर आएंगे, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो प्लस माइनस वाले के ही बीच हमेशा आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो लगाएं। ये जो इस तरीके से डैश 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 है, इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, पहले भी बता चुके हैं। ओ के ऊपर आंशिक रूप से माइनस होता है, ये डेल्टा का निशान है, इसको आंशिक रूप से बोलते हैं। ठीक है, तो माइनस लगा है क्योंकि ओ के ऊपर पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले वाले क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा ओ के ऊपर यानी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस क्यों होता है। उसके बाद हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से प्लस होता है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है ये प्लस है, दोनों को जोड़ दिया, हो गई हमारी पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर देखिए 2 या 2 से ज़्यादा बताया था, जब 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो कौन सी हमारी होगी, कौन सा टाइप होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, 2 या 2 से 2 लिए ना, 1 से ज़्यादा है तो ये कौन सी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और भी हम पीछे पढ़कर आए हैं, अगर इंटर वाली होगी तो उसमें MP यानी मेल्टिंग पॉइंट और BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर हायर लिख दिया। समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ये जो दूसरा एग्जाम्पल है आप चाहे तो इसके नीचे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक बना रखा है, ये क्या है? इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये था पैरा, ये हमने ऑर्थो बना दिया। अब ऑर्थो कैसे? यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा और ये हो गया पैरा। कहीं पर भी जो ग्रुप जुड़ा होता है उसके बाद से हम ऑर्थो मेटा पैरा सोच लेते हैं अपने सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, समझा दिया कैसे होगा। और इसमें एक ही मॉलिक्यूल के बीच ये देखिए ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, इनके बीच हमने डैश 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 लगा दिया, दिखा दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही के बीच हो रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी? इंट्रा वाली। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिख दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? लोअर हो रहा है। क्यों लोअर हो रहा है? जाहिर सी बात है, अगर एक में चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी में चीज़ क्या होगी? घट जाएगी। तो दूसरा पॉइंट भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझा दिया है। अब हम बताते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में, यानी तीसरा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? यानी कि आणविक द्रव्यमान, हिंदी में बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर यानी कि आणविक और मास को बोलते हैं द्रव्यमान। ये क्या होता है? ये देखिए लिखा हुआ है कि एसिटिक एसिड का कैलकुलेटेड मास 60 है, परंतु हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ होगा। ठीक है, जुड़ जाते हैं जिससे मॉलिक्यूलर मास 120 से कम हो जाता है। यहाँ पर क्या कहने का मतलब है? फिलहाल एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसका जो अगर आप मास निकालेंगे, क्या कौन सा? मॉलिक्यूलर मास जब निकालेंगे, अगर नहीं निकालना आता तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसका इस तरीका भी बता देंगे किस तरीके से हम इसका मास निकाला जाता है, यानी आणविक द्रव्यमान किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर मास की बात करें तो वो 60 होता है। अगर हम ये CH3COOH 2 ले लें तो 60 और 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाता है? इसका जो मास होता है वो 120 से नहीं रह जाता है, इससे कम हो जाता है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये अब ये देखिए CH3 फॉर्मूला हमने क्या बताया था? ये देखिए फॉर्मूला हमने बताया था CH3COOH, ये CH3 है, फिर ये C और ये डबल O है, ये H लगा दे। ठीक है, पूरा फॉर्मूला हो गया है। उसके बाद एक और ये CH3COOH ले लिया है। अब ये देखिए O और H, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। ये यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों विपरीत प्रकृति वाले हैं। और हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दी है। ये यहाँ पर हमने 2 ले रखे हैं, तो ये हो जाएगा डाइमर। इसका नाम क्या है? डाइमर। एक होता तो मोनोमर, 3 होता तो ट्राइमर, इस तरीके से। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर।
अब देखिए यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम बोलते हैं विलयता। विलयता क्या है, एक डायलॉग देखिए यहाँ पर आप याद कर लीजिए, जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है वो विलायक, और बना के बनता क्या है, हमारा विलयन बनता है। इंग्लिश में ही अगर हम इसको बोले, जो चीज़ आप घोलेंगे, मान लिया आपको शरबत बनाना है, ठीक है, शरबत अगर आपको बनाना है तो आप क्या लेंगे, अगर बेसिकली अगर बात करें तो आप क्या लेंगे, चीनी लेंगे, पानी लेंगे। चीनी को आप पानी में घोलेंगे, ये आपने एक बर्तन है, यहाँ पर आपने क्या किया, ये पानी है, पानी क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होगा, जो हिंदी में बोलते हैं विलायक, जो जिसमें चीज घुल रही है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमने डाला क्या, उसमें चीनी डाली, ठीक है, क्या चीनी क्या हो रही है, वो घुल रही है, तो जो चीज घुलेगी वो क्या होगा, वो क्या कहलाएगी, सॉल्यूट कहलाएगी, हिंदी में बोलते हैं विलय, ठीक है। अब चीनी और पानी जब दोनों मिक्स हो गए, अब क्या बन गया, हमारा शरबत बन गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी में विलयन कहेंगे। सेम यहीं पर बात यही लिखी हुई है कि यदि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो सॉल्यूबल हो जाता है। यानी साफ साफ इसमें यही लिख दिया गया है कि अगर कोई भी विलय है और विलायक है और अगर दोनों को हम मिला दें आपस में तो विलयन बन जाता है। सिंपली यही बात कह दी है। और ये चीज़ किसके कारण होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, किनके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए ये काम हो जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख दिया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये जो हमने एक एग्जाम्पल ये वाला लगाया, ये सेम वही है जो हम आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में करा भी चुके हैं। ये क्या करता है, अगर हम अल्कोहल को वाटर यानी कि H2O में मिसिबल हो जाता है, क्यों मिसिबल यानी कि मिल जाता है, क्या है यहाँ पर अल्कोहल और वाटर एक दूसरे में क्यों मिल जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, बता चुके हैं हम आपको। ये वही एग्जाम्पल है, ये देखिए ये फॉर्मूला है C2H5OH, किसका है, अल्कोहल का। वाटर का क्या होता है, H2O, देखिए 2 H है और एक O है, तो हो गया H2O, एक और H2O हमने यहाँ पर ले लिया है। तो हमने हमेशा बताया आपको, प्लस वाला माइनस वाले से आप हमेशा जो है विपरीत जो इंटरेक्शन होगा वही आप दिखाएंगे। ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, यहाँ पर हमने दिखा दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, ये दिखा दिया हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एक पॉइंट और बचता है, वो भी बता देते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा वॉल्यूम ऑफ आइस। आइस यानी कि बर्फ, वॉल्यूम यानी कि आयतन, यानी जो आइस जो बर्फ का आयतन होता है वो। अब जैसे कि मान लिया आप एक बर्फ लेकर आए हैं और अगर आप उसको बाहर निकाल कर रख दे फ्रीजर से बाहर, तो वो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, यानी पिघलने लगता है। क्यों पिघलने लगता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो होता है उसके आइस के बीच क्या होता है, एक एयर गैप आ जाती है, उसके कारण क्या हो जाता है, वो बर्फ पानी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से। तो ये इसी के कारण होता है, पढ़ते फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है, आइस के क्रिस्टल लैटिस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण लैटिस में एयर गैप डेवलप होते हैं। वही हमने बात बता दी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जो बर्फ होती है उसके बीच एयर गैप आ जाता है, इसीलिए जो पानी जो बर्फ होता है वो पानी में बदल जाता है, जिससे आइस का वॉल्यूम लिक्विड वाटर के वॉल्यूम से अधिक हो जाता है। यानी यहाँ पर वही बात कह दी गई है कि जब इनके बीच में एयर गैप आ जाती है, एयर गैप का मतलब है जो खाली जगह हो जाती है उसमें हवा आ जाती है, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो आइस का वॉल्यूम होता है यानी जो बर्फ का आयतन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, किससे, पानी के आयतन से। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको ये पूरा लिख लेना है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है लैटिस। लैटिस का मतलब होता है जो भी मान लिया एक आप जो भी आपका एक आयन है, धन, दो तरीके के होते हैं, धन आयन, एक हमने यहाँ पर ले लिया ऋण आयन। यहाँ पर हमने Na और Cl का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। कोई भी धन आयन और ऋण आयन जो भी मॉलिक्यूल होता है यानी कैटायन और एनायन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, जब भी मिलकर एक सॉलिड बनाते हैं, एक आयनिक सॉलिड बनाते हैं, मान लिया दोनों मिलकर NaCl बनाएगा, तो इसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा वर्ड आया तो हमने बता दिया। फिलहाल इसके बारे में भी हम आपको अलग से लिखवा देंगे, लैटिस एनर्जी के बारे में यही होता है। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपको ये लिख लेना है, ये जो हमने यहाँ पर बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो एयर गैप हो जाती है, तो एयर गैप वाली जो लाइन है कुछ हम स्ट्रक्चर में दिखा देंगे। तो आइस का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। आइस क्या है, पानी तो ही है, पानी से ही तो बनी है, तो जो पानी का फॉर्मूला होगा वही आइस का फॉर्मूला होगा। क्या हो जाएगा, H2O। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ये देखिए H2O लिख लिया, 2H और एक O, एक हमने और लिख लिया H2O। ठीक है, इस तरीके से जैसा हम बना रहे हैं ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, अब हमने बताया था हमेशा माइनस वाला और प्लस वाला आप उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे। इसके ऊपर माइनस होता है आंशिक रूप से और इसके ऊपर क्या होता है, प्लस होता है आंशिक रूप से। इनके बीच देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने दिखा दी। ठीक है, एक हम और बना लेते हैं यहाँ पर OH, इस तरीके से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दी है। और फिर यहाँ पर देखिए इसके ऊपर प्लस होता है, ये माइनस है ही, तो ये वाली यहाँ पर आप डैश डैश ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देंगे। अब देखिए जो बीच में ये जो खाली जगह है ये वाली, यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या, एयर गैप है। ये वाली जो चीज़ खाली है वो क्या है, एयर गैप। यहाँ पर आप इसके अंदर ही यहाँ पर आपको लिखना है एयर गैप।
ठीक है। तो इस तरीके से आप कितने भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है हमने यहाँ पर इतना बना के दिखाया तो आप इतने बनाए। आप चाहे तो यहाँ पर एक OH और लगा लिया, यहाँ पर आप एक और OH लगा लिया। बस आपको याद क्या रखना है, हमेशा प्लस वाला और माइनस वाला यही आप इंटरेक्ट करें, ठीक है। यहीं पर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाएं। यहाँ पर गलत मत करिएगा कि ये प्लस है, ये वाला भी प्लस है और आपने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दी, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। हमेशा प्लस वाला और माइनस वाले के बीच ही आप इस चीज़ को दिखाएं, तो ही आपका ये चीज़ सही मानी जाएगी। आपको जितने भी हमने प्रॉपर्टीज 5 बताई हैं सारे सभी आपको नोट कर लेनी है, और ये वॉल्यूम ऑफ आइस के बाद इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना लें, काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। आई होप आपको पूरा क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा ज़रूर हो गया, बट आपको जो 5 प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने आपको डिटेल में बता दी हैं, जिससे आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको क्लास शाम को मिलते हैं 6 बजे, वैसे ही आपको रेगुलर मिलेंगे। हो सकता है कभी कभार एक आध दिन बीच में ना मिल पाए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आप रेगुलर क्लासों को लाने के लिए। और हम यहाँ पर फिजिक्स के स्टार्ट करने वाले हैं। कितने बच्चे चाहते हैं यहाँ पर फिजिक्स वाले, कितने बच्चे अगर चाहें तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल कुछ दिनों बाद यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस भी हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कैसी लगी वीडियो तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।